हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मानव रक्त, ब्लड। देखो, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं आता हो। चाहे आपकी नीट की परीक्षा लो, चाहे आपकी कोई बोर्ड एग्जाम्स में ले लो, या किसी तरह का कंपटीशन एग्जाम ले लो, हर एक परीक्षाओं में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय रहता है। ये रक्त क्या होता है, रक्त के क्या कार्य होते हैं, इसके संगठन क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप रक्त समूह जो है वो क्या होता है, RH कारक क्या होता है, और रक्त का थक्का कैसे जमता है। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो को अंत तक देखना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको इस रक्त से संबंधित इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मानव रक्त क्या होता है, क्या क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं और इसके कौन से संगठन हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। अगला जो वीडियो होगा वो इसके रक्त समूह का होगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। और उसके बाद में हम ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का कैसे जमता है, वो और पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम रक्त का संगठन, रक्त की विशेषता ये पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि रक्त होता क्या है, ब्लड क्या होता है। इसे रुधिर या लहू भी कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं ब्लड। तो रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? एक प्रकार का ऊतक है, वो भी कैसा? संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्या कार्य करता है? ये कनेक्ट करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को। संयोजी ऊतक हम उन ऊतकों को कहते हैं जो दो या दो से अधिक ऊतक और अंगों के बीच में किसी तरह का संयोजन करवाए, जो उनके बीच में संपर्क बनाए, वो संयोजी ऊतक कहलाते हैं। और चूंकि ब्लड जो है वो तरल रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, जो हमारे पूरे बॉडी के सभी पार्ट्स को बहुत सारे पदार्थों की सप्लाई करता है और वहाँ से अन्य अपशिष्ट पदार्थों को लेकर भी आता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे जीवन के लिए भी। ये हमारे एक तरह से, आप जैसे किसी देश में नदियों का तंत्र होता है, वैसे ही ये ब्लड जो है हमारे बॉडी का नदी तंत्र है एक तरह का। ठीक है, जो पूरे गांव में जैसे जगह जगह ब्लड पानी सप्लाई हो रही है, वैसे एक एक कोशिका, एक एक ऊतक, अंग तक जो है वो पदार्थों का संवहन, परिवहन करने का कार्य ब्लड करता है। तो पहली बात, संयोजी ऊतक क्यों कहा इसे? क्योंकि यह विभिन्न अंगों को, ऊतकों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तरल संयोजी ऊतक होता है। दूसरी बात, जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसकी pH 7.4 के आसपास होती है। औसत जो pH होती है वो 7.4 होती है, 7.4 होती है। ठीक है, वही आपसे बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसा प्रश्न आ चुका है और आता रहेगा कि ब्लड जो होता है उसका pH कितना होता है। तो ब्लड का pH कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4 होता है। ठीक है, अब आप स्केल, अगर pH स्केल अगर अच्छी तरह से जानते हो तो 0 से 7 तक तो अम्लीय होता है, और 7 के अगर बाद में pH आता है तो वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, अब चूंकि ये 7.4 है, 7 से ज्यादा है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति का ये होगा, हल्का क्षारीय है, हल्का क्षारीय है, बेसिक नेचर का होता है रक्त। ठीक है, इसकी एक और प्रकृति की बात करें तो ये कॉलॉइड प्रकृति का होता है। कैसा होता है? कॉलॉइड प्रकृति का होता है। ठीक है, जल में बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण है, इसलिए ये एक प्रकार का कॉलॉइड नेचर का होता है, कॉलॉइड प्रकृति का होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? कॉलॉइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ब्लड का एक सामान्य प्रश्न एक ये भी पूछा जाता है कि रक्त का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं। अगर आप ब्लड की स्टडी करते हैं तो उसे हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी, लॉजी ये जो लोगस वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। हीम्स वर्ड जो है वो ब्लड के लिए, तो हीमेटोलॉजी का मतलब क्या हुआ? रक्त का अध्ययन करना। ठीक है, रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है?
हीमेटोलॉजी कहलाती है। बात करें रक्त के रंग की, तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ है हमारे रक्त का, मानव रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है। और अगर डिटेल से अगर हम इसे समझें तो हमारी जो धमनियाँ होती है, धमनी, उसमें जो रंग होता है रक्त का वो तो चमकीला लाल होता है, ब्राइट रेड होता है, ब्राइट चमकीला लाल होता है। लेकिन अगर यही रंग हम सीरा में देखें, जो सिराएं वेन्स होती है उसमें रंग देखें तो वो डार्क रेड होता है, थोड़ा कालापन लिए हुए डार्क रेड होता है। तो ये हमने इसके रंग की बात की। इसका रंग कैसा होता है? सामान्यतः तो हम लाल बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन बीइंग ए बायोलॉजी स्टूडेंट, एक बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये भी पता होना चाहिए, धमनियों में रंग ब्राइट रेड होता है, सिरा में डार्क रेड होता है। ठीक है। इसके बाद बात करें इसकी उत्पत्ति की या ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, हम बात करें इसके निर्माण की, तो जब हम वयस्क होते हैं, वयस्क अवस्था में तो मानव का जो रक्त है उसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मेरो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन जब हम गर्भावस्था में होते हैं, यानी कि भ्रूणीय अवस्था में जब हम होते हैं, तो भ्रूण अवस्था में ये निर्माण जो है वो लीवर द्वारा होता है। किसके द्वारा? यकृत द्वारा होता है। तो लीवर का देखो यहाँ एक और महत्वपूर्ण कार्य हमने यहाँ देखा, लीवर भ्रूणीय अवस्था में हमारे ब्लड का निर्माण करता है, रक्त का निर्माण करता है। तो ये हमने इसके निर्माण की बात की। ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा? तरल एक संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है रक्त, इसका pH 7.4 होता है और क्षारीय प्रकृति का होता है, कॉलॉइड प्रकृति का होता है रक्त। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है, इसका रंग लाल होता है। छोटी कक्षाओं में ये पूछा जाता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो लाल होने का कारण क्या है? रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन होता कहाँ है? लाल रुधिर कणिकाओं में, आरबीसी में होता है। अभी इसी वीडियो में आगे हम इनको और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ समझने के लिए इतना कि लाल रंग का कारण हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ है? आरबीसी में। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? आयरन होता है, लोहा होता है। ठीक है। कौन सा तत्व होता है? लोहा। ठीक है। इसीलिए अगर शरीर में खून की कमी हो जाती है तो फिर हमें आयरन की गोलियां दी जाती है, ताकि आयरन खाएंगे तो हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगी तो आरबीसी बढ़ेगी, आरबीसी बढ़ेगा तो ब्लड बढ़ेगा, रुधिर बढ़ेगा। ठीक है। फॉलिक एसिड की गोलियां जिसमें आयरन होता है वो दी जाती है। ठीक है। तो ये हमने ब्लड की मुख्य मुख्य विशेषताएं देखी क्या क्या है। ठीक है। अब हम साथ ही साथ ब्लड के कार्य और देख लेते हैं, फिर हम इसके संगठन की चर्चा करेंगे। तो आप इमेजिन कीजिए, आप सोचिए एक बार कि हमारा जो रक्त है वो वास्तव में क्या क्या काम करता है। ठीक है। चूंकि एक बहती हुई ये नदी की तरह कार्य कर रहा है, तो सबसे पहला और इसका महत्वपूर्ण जो कार्य होगा वो तो क्या होगा? परिवहन। क्या काम कर रहा है? परिवहन का कार्य कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहा है। हम ब्लड के कार्य की बात कर रहे हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट्स करना। अब ये ट्रांसपोर्ट कर किसका रहा है? फेफड़ों से ऑक्सीजन आई, उस ऑक्सीजन को एक एक कोशिका तक पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा, हीमोग्लोबिन की सहायता से। ठीक है। दूसरा, कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक कौन लेके आएगा? ब्लड लेकर आएगा। दूसरा कार्य परिवहन में ही है। तीसरा, जो ग्लूकोज वगैरह बनते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ है, उन पोषक पदार्थों को हमारे पाचन तंत्र से अवशोषित करके ब्लड में डाल दिए जाते हैं, और ब्लड फिर पूरे बॉडी के एक एक कोशिका तक उन पोषक पदार्थों को सप्लाई करता है, पहुंचाता है। ठीक है। तो तीसरा कार्य क्या देखा परिवहन में? पोषक पदार्थों को पहुंचाना प्रत्येक कोशिका तक।
इसके अलावा इसका परिवहन का और कार्य जैसे हार्मोन्स है। हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन स्रावित करती है, वो हार्मोन ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड के बाद में टारगेट कोशिका तक पहुंच जाते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि है, मस्तिष्क में है, उसने बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट किए, सीक्रेट करके कहाँ गए, ब्लड में गए, और ब्लड के बाद में वो फिर जिस टारगेट कोशिका तक पहुंचने हैं वो ब्लड के द्वारा पहुंचेंगे। ठीक है, जैसे कहाँ जा रहे हैं, वो TSH हार्मोन है जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग, तो वो थायराइड ग्रंथि पर पहुंचेंगे। ठीक है, किसके द्वारा पहुंचा, रक्त के द्वारा पहुंचा। तो बहुत सारे जो हार्मोन्स जो सीक्रेट हो रहे हैं बॉडी में, उन सबको उनकी टारगेट कोशिका तक पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है, ब्लड करता है। इसके अलावा बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ जो बन रहे हैं, जो वेस्ट बन रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, उन पदार्थों को भी बाहर करने के लिए जो संबंधित अंग है वहां तक पहुंचाता है। पूरी बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट बन रहे हैं, लेकिन उन सबको किडनी तक पहुंचाने का कार्य कर कौन रहा है, ब्लड कर रहा है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो क्या है, परिवहन करना, परिवहन करना। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है हमारी बॉडी के पीएच को बनाए रखना, पीएच बैलेंस करना, पीएच का संतुलन बनाए रखना। हमारे जो बॉडी का पीएच है, हमारे जो ब्लड का पीएच है, वो हमेशा 7.4 रहता है और उसे बनाए रखने में ब्लड महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है, तापमान जो है, उस तापमान का संतुलन बनाए रखना, उसको फिक्स बनाए रखना किसका कार्य है, ब्लड का कार्य है। ये जो ब्लड है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इक्वल बनाए रखता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, 37 डिग्री या 36.9 बोले तो ज़्यादा बढ़िया है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर फ़ारेनहाइट में बोले तो कितने हैं, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो उस तापमान को बनाए रखने में ब्लड जो है वो महत्वपूर्ण कार्य करता है। ब्लड उस तापमान को बनाए रखने का कार्य करता है। इसके अलावा ये परासरण नियमन का कार्य करता है, परासरण नियमन, यानी कि हमारी बॉडी में जो जल की मात्रा है वो इक्वल रहे, बनाए रखे, उस सब में काम किसका है, रक्त का है। इसके अलावा एक और इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य, ये हमें रोगों से बचाता है। तो रोगों से सुरक्षा का कार्य है, रोगों से सुरक्षा, क्योंकि ब्लड में पाई जाती है WBC और वो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, जिसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है कौन, ब्लड की जो WBC है, यानी कि हमें रोगों से लड़ने की जो क्षमता दे रहा है वो कौन देता है, ब्लड ही दे रहा है। तो रोगों से मुक्ति दिला रहा है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है कौन, ब्लड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है ब्लड के, परिवहन, तापमान का नियमन, पीएच का बैलेंस करना, परासरण नियमन करना, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो हमें प्रदान करता है। ठीक है, तो हमने रक्त की मुख्य विशेषता और इसके कार्य देखे। ठीक है, अब हम देखते हैं रक्त का संगठन, उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं वो देखते हैं। अगर रक्त का सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाए, यानी कि हम मानव का रक्त लें थोड़ा और परखनली में डाल के, और उसे सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो बहुत तेज़ी से रोटेट करती है उसमें अगर उसे डाल के और उसे निकाला जाए, तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन में जो जिनका घनत्व डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठ जाते हैं, डेंसिटी के अनुसार उनका अरेंजमेंट हो जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन में। तो जैसे ही हम उसको सेंट्रीफ्यूज करके बाहर निकालते हैं तो आप परखनली में देखोगे कि सबसे नीचे कुछ गहरे रंग का भाग बनेगा, ऊपर हल्के पीले रंग का भाग बनेगा, ठीक है, और बीच में कुछ हल्की सी सफ़ेद रंग की पट्टी बनेगी। अगर इन्हें हम क्लासिफाई करें, इनको अगर वर्गीकृत करें, तो वास्तव में जो नीचे गहरे लाल रंग की जो पट्टी नज़र आती है, जो बैंड नज़र आता है, वो वास्तव में RBC लाल रुधिर कणिकाओं का होता है, और ऊपर जो जलीय भाग हल्के पीले रंग का जो नज़र आता है वो ब्लड का प्लाज्मा होता है, और इन दोनों के बीच में जो सफ़ेद रंग की हल्की सी बैंड या पट्टी नज़र आती है वो WBC होती है। तो इसी आधार पर ब्लड जो होता है, उस ब्लड के संगठन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है,
उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसके संगठन की हम बात कर रहे हैं तो उसके संगठन में दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा संगठन का भाग है वो है संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ, संगठित पदार्थ, ठीक है। इस संगठित पदार्थों में आरबीसी, लाल रुधिर कणिका, आरबीसी लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड सेल्स। ये जो सेल्स वर्ड है ये नॉन मैमल्स के लिए यूज करते हैं। अब जब मैमल्स की बात करेंगे, स्तनधारियों की जब बात करते हैं तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, इसलिए उसे सेल नहीं कह के कॉर्पसल्स कह देते हैं, कणिका कह देते हैं। इसकी जगह यूज कर देते हैं कणिका या कॉर्पसल्स, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो भाग होता है संगठित पदार्थों में वो आता है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, या व्हाइट ब्लड सेल्स भी इसको कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिका। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, या इसे बिंबाणु, या एनसीईआरटी बुक्स में जैसे हिंदी में पट्टिकाणी लिखा होगा, पट्टिकाणु, ठीक है। ये है श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका। ये है लाल रुधिर कणिका, ये है श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स। तो जो संगठित पदार्थ होते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है। आरबीसी जो होती है उसका जो टेक्निकल, अब यहाँ जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ वो उसके जो टेक्निकल वर्ड्स है वो बता रहा हूँ। ये तो सामान्यतः हम जाने जाते हैं इनको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनके लिए टेक्निकल वर्ड भी है। जो आरबीसी होती है उसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोज का मतलब होता है रेड साइट सेल, CYT, साइट यानी सेल, तो इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। जो WBC होती है उसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ये भी आपको ध्यान रखना है, टेक्निकल टर्म भी। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट जो है वो WBC और प्लेटलेट्स जो है वो थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं प्लाज्मा से कि ये प्लाज्मा क्या है। फिर ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, जो संगठित पदार्थ है, फॉर्म्ड एलिमेंट या संगठित पदार्थ, उसे हम एक एक करके बाद में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्लाज्मा की कि प्लाज्मा क्या होता है और कौन कौन से इसके मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, संगठित भाग होते हैं इसके अंदर, उसकी शुरुआत करते हैं। देखो, प्लाज्मा जो है वो पूरे ब्लड वॉल्यूम का, अगर हमारे अंदर जो ब्लड होता है कितना होता है, एक मनुष्य में लगभग, स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, रक्त होता है, ठीक है। उस पूरे ब्लड का अगर हम प्लाज्मा का भाग निकालें तो लगभग 55% हिस्सा क्या निकलेगा? प्लाज्मा होगा। पूरे ब्लड का लगभग 55, ठीक है। तो ब्लड जो आयतन है, रक्त के आयतन का 55% हिस्सा क्या होगा? प्लाज्मा होगा। यानी कि ये इनफॉर्म्ड एलिमेंट, संगठित पदार्थों से तो ज़्यादा होता है, ठीक है। पहली बात, ये कितना होता है? पूरे रक्त का लगभग 55% हिस्सा ये होता है, ठीक है। अगर इसका रंग देखें, जैसे मैंने अभी बताया, सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ऊपर जो हल्के पीले रंग का जो पदार्थ दिखता है वो ही क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला। कैसा होता है? हल्का पीले रंग का होता है। ये बिल्कुल लाइट पेल होता है, हल्के पीले रंग का होता है।
चूंकि ब्लड का पीएच 7.4 होता है तो ये भी क्षारीय ही होगा। कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसा? क्षारीय प्रकृति का होगा प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा के भागों की बात करें तो प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% तो जल होता है। 90 से 92% तो जल होता है। ठीक है, प्लाज्मा का 90 से 92% भाग तो जल ही होता है। ठीक है, फिर बात करें इसमें लगभग 6 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 6 से 8% तो क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो देखो अधिकांश 90 से 92% तो जल हो गया, शेष भाग लगभग प्रोटीन हो गया 6 से 8%। कुछ बचा पॉइंट में या 1% के आसपास जो भाग बचा, उस 1% भाग में जो है वो क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात, अकार्बनिक लवण इसमें होंगे। अकार्बनिक लवण जैसे सोडियम आयन है, जैसे क्लोराइड आयन है, जैसे कैल्शियम है, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे आयरन है, बाइकार्बोनेट्स है। तो इस तरह कुछ साल्ट्स इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, ये सब 1% जो शेष बचा है उसमें। इसके अलावा हमने अभी कार्यों में देखा है कि इसमें ब्लड में और भी बहुत सारे कंटेंट, पोषक पदार्थ ये सब घुले होते हैं, तो वो सब यहाँ होंगे। जैसे इसमें क्या क्या होंगे? पोषक पदार्थ होंगे। पोषक पदार्थ होंगे। पोषक पदार्थों में क्या क्या हो सकता है? जैसे ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड्स होंगे, एमिनो अम्ल हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं। ये सब पोषक पदार्थ हैं जो ब्लड में घुले हुए होते हैं। इसके अलावा ब्लड में और क्या होंगे? ब्लड में उत्सर्जी पदार्थ होंगे। उत्सर्जी पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी ब्लड में ही घुले हुए होंगे। जैसे यूरिया ब्लड में ही घुला होता है, उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? ये जो है इसमें जल है 90 से 92%, प्रोटीन्स है 6 से 8%, अकार्बनिक लवण है, पोषक पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है। इसके अलावा ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स भी कहाँ है? ब्लड में ही है। तो हार्मोन्स भी इसमें घुले हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये गैसों का आदान प्रदान काम करता है। तो इसमें जो गैसें हैं कौन कौन सी है? मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी जो है जल में इसमें ब्लड में ही घुली हुई है, ब्लड प्लाज्मा में घुली होती है। तो ये सारे भाग इस ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। केवल उसकी ब्लड की जो कणिकाएं हैं उनको बाहर निकाल दो, शेष भाग सारा प्लाज्मा है। ठीक है, जिसमें जल, प्रोटीन, अकार्बनिक लवण, पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया है, हार्मोन है, गैसेज है, ये सब उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें इसमें प्रोटीन्स कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं और क्या कार्य ये करते हैं। इनके प्रोटीन्स में सबसे पहला जो प्रोटीन है और सबसे महत्वपूर्ण भी है वो है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। ठीक है, सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन वो है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है वो एक अक्रिय प्रोटीन है। कैसा है? अक्रिय प्रोटीन है। और ये कार्य क्या करता है? ये रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है, ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करती है। जब आपकी चोट लग जाती है, ब्लड जब बाहर बह रहा है, तो हम देखते हैं कि थोड़े समय बाद में रक्त बहना बंद हो जाता है, वहाँ कुछ गांठ सी बन जाती है, कुछ इकट्ठा हो जाता है पदार्थ। वो सब इकट्ठे करने में अगर कोई मदद कर रहा है तो ये प्रोटीन है जो ये कार्य करता है। बहुत महत्वपूर्ण है फाइब्रिनोजन अक्रिय अवस्था में है ब्लड में। ठीक है, और सक्रिय कब होता है? जब कोई चोट लग जाती है तब ये सक्रिय होता है और रक्त का थक्का बनाता है, रक्त को बहने से रोकता है। पहला प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा जो प्रोटीन है वो है ग्लोब्यूलिन।
नाम से ही पता चला, देखो ये फाइब्रिन, फाइबर, ये तंतुनुमा प्रोटीन होगा। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब यानी कि गोल, ठीक है, ये राउंड शेप का गोलाकार प्रोटीन है, ठीक है। ग्लोब्यूलिन्स जो है राउंड शेप ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं इन्हें इम्यूनोग्लोबिन्स भी कह देते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, और इम्यूनोग्लोबिन्स को एंटीबॉडी भी बोल देते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है। और एंटीबॉडीज का कार्य क्या है? एंटीबॉडीज हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, यानी कि ये हमारे सैनिक हैं, आप ये कह सकते हो। ये हमारे रक्त में पाए जाने वाले हमारे सेना के बहुत बड़े सैनिक हैं। हमारे रक्त एक तरह की सेना की तरह कार्य करती है, और ये इम्यूनोग्लोबिन्स हमारे सैनिक हैं जो बाहर से आने वाले शत्रुओं से लड़ाई करते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं और हमें उनसे बचाते हैं, इस देश को बचाने का कार्य करते हैं। कौन? इम्यूनोग्लोबिन्स। तो हमें क्या प्रदान कर रहे हैं? सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा को बनाए रखने में सहायक है इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा और महत्वपूर्ण प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्बुमिन, ठीक है। एल्बुमिन प्रोटीन्स, एल्बुमिन्स जो होते हैं वो हमारे परासरण नियमन का कार्य करते हैं, परासरण नियमन, या इसे हम साधारण कह सकते हैं जल संतुलन। हमारी बॉडी में, हमारे टिश्यूज, ऊतकों में, कोशिकाओं में जल की पर्याप्त मात्रा बनी रहे, वो सब बनाए रखने में ये एल्बुमिन प्रोटीन सहायक होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को आपको जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से इनको याद करना है। प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? फाइब्रिनोजन क्या काम कर रहे हैं? रक्त का थक्का बनाने में। ग्लोब्यूलिन्स क्या कार्य कर रहे हैं? हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, रोगाणुओं से लड़ने में ये हेल्प कर रहे हैं। एल्बुमिन ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारे शरीर का जल संतुलन बनाए रखने का, परासरण नियमन का, ऑस्मो रेगुलेटर की तरह ये कार्य करते हैं एल्बुमिन्स, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा प्लाज्मा जो हमारे ब्लड का लगभग 55% भाग होता है, हल्का पीला होता है, इसमें 90 से 92% जल होता है, 6 से 8% प्रोटीन होती है, और हमने ये तीनों प्रोटीन के नाम देखें। अकार्बनिक लवण होते हैं, बहुत सारे पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन्स, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। अब बात करते हैं हम संगठित पदार्थ, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें, और हम एक एक करके उन कोशिकाओं को जानते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनकी क्या विशेषताएं हैं और इनके क्या कार्य हैं, ठीक है। देखो अब तक हमने पढ़ा प्लाज्मा, उसके बाद में हम अब शुरू करते हैं संगठित पदार्थ को। संगठित पदार्थ में हमने देखा 3 भाग है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, बिंबाणु, ठीक है। संगठित पदार्थ जो होते हैं पूरे ब्लड का 45% भाग होते हैं। जो 55% प्लाज्मा था, शेष 45% भाग क्या होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है, जो संगठित पदार्थ होता है वो होगा, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आरबीसी की। किसकी? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। इन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। टेक्निकली जो इनके लिए जो वर्ड है, इनका जो तकनीकी जो शब्द है वो है इरिथ्रोसाइट, ठीक है, टेक्निकली इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं। आरबीसी जो होती है, मानव में जो आरबीसी होती है या स्तनियों में जो आरबीसी होती है वो केंद्रक विहीन होती है, यानी जितने भी स्तनधारी होते हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारी जिसमें मनुष्य भी शामिल है तो उसके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। बाकी जो जैसे मछलियां हैं, सांप है, मेंढक है, एविज पक्षियां हैं, उन सबके आरबीसी में केंद्रक होता है, लेकिन स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। अब जब केंद्रक नहीं है तो इसका जो आकार है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस तरह इसका आकार होता है,
बीच में से कुछ अंदर की तरफ होता है, और इस आकार को कहते हैं बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव, कॉनकेव मतलब अवतल, बाई यानी कि दोनों ओर से, उभय अवतल। इसे अगर हिंदी में आप देखोगे तो इसे ऐसे लिखा होगा उभयोतल, उभयोतल। उभय मतलब दोनों ओर से, अवतल यानी कि यहां से भी अवतल है और यहां से भी अवतल है। और इसका कारण क्या हुआ, क्योंकि यहां जो केंद्रक था वो क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया। तो पहली बात हमने क्या जानी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, मनुष्य की बात कर रहे हैं हम। दूसरी बात, इसका आकार कैसा होता है, उभयोतल होता है, उभयो अवतल होता है, उभयो अवतल, उभय अवतल। ठीक है, उभय अवतल, दोनों ओर से अवतल, बाइकॉनकेव प्रकार का इसका आकार होता है। ठीक है, बात करें आरबीसी जो है उसका उम्र की बात करें, उसकी एज की बात करें, ठीक है, तो ये 120 दिन होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी एग्जाम्स में, खास करके कंपटीशन एग्जाम्स में ये सामान्यतः पूछा जाता है कि मनुष्य की आरबीसी की उम्र कितनी होती है, उसकी एज कितनी होती है, कितने दिन तक जीवित रहती है। तो मनुष्य की आरबीसी लगभग 120 दिन तक जीवित रहती है। कितना, 120 दिन। एक बार एक एग्जाम में इसको महीने में दे दिया तो आप इसे महीने में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। औसत एक महीने में 30 दिन, तो ये कितने हो गए, 4 माह, 4 महीना। आप ऐसे भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। ठीक है, तो पहली बात हमने देखी, ये केंद्रक विहीन होता है, आकार इसका उभयोतल प्रकार का होता है, इसकी उम्र जो होती है 120 दिन होती है। कितनी होती है, 120 दिन होती है। संगठित पदार्थों में अगर देखें तो सबसे अधिक मात्रा में यही होते हैं, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक यही होती है। ठीक है, यानी कि उसका लगभग 95 में से 98% भाग ये आरबीसी होती है। ठीक है, पूरे संगठित पदार्थ का 95 से 98% भाग तो आरबीसी अकेले ही होती है। ठीक है, इसकी संख्या की बात करें, एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में भी पुरुष और महिला में इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य, उसमें पुरुष जो होता है उसमें 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख, सॉरी 55 लाख प्रति घन mm, घन मिलीमीटर, यानी कि मिलीमीटर में अगर एरिया बनाएं इस तरह, और उसमें अगर हम ब्लड लें तो उसमें अगर आप गिनोगे तो उसमें 50 से 55 लाख आरबीसी मिल जाएगी, केवल इतने से हिस्से में इतनी। तो आप सोच सकते हो एक स्वस्थ मनुष्य में कितनी आरबीसी होगी। ठीक है, तो एक स्वस्थ पुरुष में 50 से 55 लाख प्रति घन mm, मिलीमीटर में क्या होती है, आरबीसी होती है। लेकिन एक महिला में जो है वो इसकी थोड़ी कमी होती है, और वो होती है लगभग 45 से 50 औसत, ठीक है, लाख, सॉरी, प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, पुरुष में 50 से 55, महिला में 45 से 50 लाख प्रति घन mm होती है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की। इसके बाद हम बात करते हैं आरबीसी जो होती है, उस आरबीसी में एक श्वसन वर्णक पाया जाता है। श्वसन वर्णक, ऐसा वर्णक रंग जो श्वसन में सहायता कर रहा है उसे श्वसन वर्णक कहते हैं। और मनुष्य में जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन सा है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का अगर संकेत मोस्टली हम ऐसे लिखते हैं HB। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है
उस हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन लोहा पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य में जो आरबीसी होती है उसमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इस हीमोग्लोबिन की ज़्यादा मात्रा इकट्ठी कर सके इसीलिए आरबीसी अपना केंद्रक जो है वो खत्म कर लेता है। शुरुआती अवस्था में जब इसका निर्माण होता है तब इसमें केंद्रक होता है, लेकिन जो इरिथ्रोब्लास्ट जिसे कहते हैं उसमें केंद्रक होता है, लेकिन जब ये परिपक्व होती है आरबीसी तो उससे केंद्रक डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है, और भी बहुत सारे दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग यहाँ नहीं होते हैं। ठीक है, और उससे होगा क्या कि इसमें जगह ज़्यादा बन जाएगी, जगह ज़्यादा बनेगी तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा भर सकेगा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो अधिक कर पाएंगे। इसलिए मानव की आरबीसी में जो है वो हीमोग्लोबिन के लिए आरबीसी से केंद्रक जो है वो गायब हो जाता है, इसलिए इसमें केंद्रक नहीं होता और इसी वजह से इसका आकार जो है बाइकॉनकेव बनता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो पुरुष में, एक पुरुष की बात करें, एक मैन की बात करें तो पुरुष में जो हीमोग्लोबिन होता है वो लगभग 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 100 ml अगर रुधिर ले तो उसमें 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि एक महिला में इसकी मात्रा थोड़ी कम होती है, यह 12 से 14 ग्राम पर 100 ml होती है। तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होती है। हमने देखा ब्लड की मात्रा कम है तो श्योर है हीमोग्लोबिन की मात्रा भी इनमें कम होगी। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करें और आरबीसी जो है उसका जो निर्माण हो रहा है, आरबीसी के जो निर्माण की क्रिया है उस निर्माण की क्रिया को इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। इरिथ्रो आरबीसी से ही है। ठीक है, इरिथ्रोसाइट कह रहे हैं तो इरिथ्रोसाइट का बनना ही क्या कहलाएगा? इरिथ्रोपोएसिस। पोएसिस मतलब सिंथेसिस होता है, बनना। इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं इसके निर्माण को। जब आरबीसी, हमने देखा कि आरबीसी की जो उम्र है वो निश्चित होती है 120 दिन। ठीक है, अब ये इसमें चूंकि केंद्रक भी नहीं होता कि ये डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ा ले, तो इसका निर्माण तो कहीं और ही होगा। ठीक है, तो निर्माण कहाँ होता है? हमने निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, लेकिन निर्माण की क्रिया होती कहाँ है? तो इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। रेड बोन मेरो जो होता है, हमारी जो बड़ी बड़ी लॉन्ग बोन्स होती है, उन हड्डियों का जो बीच का भाग है, जैसे ये हड्डी का मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। इस हड्डी के बीच में अगर आप देखोगे तो खोखला भाग होता है। क्या होता है? खोखला भाग होता है। वास्तव में खोखला नहीं होता, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है जो लगातार विभाजनशील होती है। उसके जो किनारों वाला जो भाग है वो लाल अस्थि मज्जा होता है, और इस लाल अस्थि मज्जा की जो कोशिकाएं हैं वो लगातार विभाजन करके और आरबीसी का निर्माण कर रही होती है और ब्लड में डालती रहती है। ठीक है, इसलिए कभी भी आरबीसी की उम्र निश्चित होने के बाद में भी हमारे शरीर में आरबीसी की कमी नहीं आई। क्यों? क्योंकि आरबीसी लाल अस्थि मज्जा द्वारा धीरे धीरे रिप्लेस कर दी जाती है। ठीक है, तो आरबीसी जो है उसकी उम्र 120 दिन और उसका लगातार निर्माण होता रहता है लाल अस्थि मज्जा में। अब जब आरबीसी की उम्र खत्म हो जाएगी तो वो जाएगी कहाँ? तो आरबीसी जो है अगर जैसे ही डेड होती है, मृत हो जाती है, मर जाती है, तो वो पहुंचती है प्लीहा में। प्लीहा या स्प्लीन इसको बोलते हैं, तिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्प्लीन या प्लीहा जो होता है वहाँ मृत आरबीसी पहुँचती है और वहाँ उसमें जो आवश्यक पदार्थ है उसे वहाँ से निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ये भी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जनरल नॉलेज के हिसाब से, कंपटीशन के एग्जाम्स के हिसाब से बहुत बार पूछा जाता है। प्लीहा इसे क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान।
आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? प्लीहा, स्प्लीन को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मृत आरबीसी वैसे लीवर में भी कुछ जो है वहाँ पर भी उसका डिस्ट्रॉय होते हैं, कुछ वहाँ पर भी आवश्यक पदार्थ जो है वो निकाल लिए जाते हैं, लीवर में भी इसका थोड़ा होता है। इसके अलावा प्लीहा जो है वो एक ब्लड बैंक का भी काम करता है, कई बार इमरजेंसी में वहाँ ब्लड स्टोर रहता है, वो काम में लिया जाता है। इसलिए प्लीहा के लिए यहाँ साथ के साथ ये और याद रखना कि प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। ये हमारे शरीर का ब्लड बैंक है। इमरजेंसी में ही तो हम ब्लड लेने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? बैंक में जाते हैं, ब्लड के बैंक में। ठीक है, वहाँ से ब्लड हम लेते हैं और किसी जिसे ज़रूरत थी किसी पेशेंट को तो उसे दिया जाता है। तो अगर हमारी स्थिति ऐसी हो कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी आ जाए तो उस कमी को शुरुआती अवस्था में पूर्ति कौन करता है? प्लीहा करता है। इसलिए प्लीहा को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं, ब्लड बैंक। तो आपको प्लीहा से संबंधित ये दोनों बात और साथ के साथ याद रखनी है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कह रहे हैं और प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं, अगर हमारे शरीर में आरबीसी की कमी आ जाती है, आरबीसी की अगर कमी आती है हमारे शरीर में तो उसे हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया, खून की कमी। ठीक है, साधारणतः कहते हैं ना कि खून की कमी हो गई, एनीमिया हो गया। तो एनीमिया खून की कमी, खून में मुख्यतः आरबीसी की कमी। यहाँ आप हर तरीके से इस बात को बोल सकते हो एनीमिया के लिए। आप कह सकते हो और रक्त की कमी हो गई तो भी एनीमिया है। आप इसे कहें कि हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो गई तो भी आप एनीमिया यूज़ कर सकते हो। आरबीसी में होता क्या है? हीमोग्लोबिन ही तो होता है, और हीमोग्लोबिन बना किसका है? आयरन से, मुख्यतः आयरन होता है, लोहा होता है। तो इसकी कमी से होता है एनीमिया। ठीक है, अगर हमारे शरीर में लोह तत्व की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी कम होगा, आरबीसी कम होगा तो ब्लड अपने आप कम हो जाएगा, ब्लड कम हो गया तो एनीमिया हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई कह दे कि आपको एनीमिया हो गया और आपको पता चला कि लोहा की कमी से होता है तो चलो लोहा खाना शुरू करते हैं, घर में आसपास कोई लोहे की कील पड़ी तो उसको भी चबाना शुरू कर दिया। नहीं, लोहा इतना नहीं चाहिए कि हमें अपने घर के लोहे के बर्तन ही खाने पड़े, बहुत कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा, अगर हमारे शरीर में आरबीसी की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है तो उसे एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखा आरबीसी, आरबीसी की स्थिति क्या है। ये आरबीसी जो है वो केंद्रक विहीन होता है, आकार इसका उभयोतल होता है, 120 दिन इसकी उम्र होती है। ठीक है, और हमने इससे संबंधित हीमोग्लोबिन और इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो कितना कितना पाया जाता है वो देखा। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, या इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होती है उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, एब्सेंट होता है। और जब हीमोग्लोबिन नहीं होता इसकी वजह से इनका रंग नहीं होता, और रंग नहीं होता तो कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। इसीलिए इन्हें नाम दिया गया वाइट ब्लड कॉर्पसेल, सफ़ेद श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, इनका निश्चित आकार भी नहीं होता, ये अनियमित आकार की होती है, अनियमित आकार। ये कैसी होते हैं? अनियमित आकार की होती है। बात करें डब्ल्यूबीसी की संख्या की तो एक स्वस्थ मनुष्य में 6000 से 8000, केवल इतनी 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर, जबकि हमने आरबीसी कितनी देखी? 50 लाख से 55 लाख। ठीक है, तो बहुत बड़ी संख्या है आरबीसीज की, उसकी तुलना में डब्ल्यूबीसी
बहुत कम होती है। ठीक है, इनकी उम्र जो है वो भी कम होती है और वो 4 से 5 दिन ही होती है। आरबीसी जो है वो 4 से 5 दिन तक ही जीवित रहती है, लेकिन इनमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी जो होती है उनमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी में हमने क्या देखा, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आकार देखें तो इसका आकार आरबीसी से अधिक होता है, आरबीसी से अधिक आकार बड़े होते हैं ये आरबीसी की तुलना में। डब्ल्यूबीसी में एक और बहुत विशेष गुण है कि वो अमीबीय गति कर सकता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो अमीबीय गति कर सकती है, अमीबा की जैसे गति कर सकती है, जैसे सूडोपोडिया बना के आगे बढ़ना, अमीबा की वो गति की विशेषता है। वो विशेषता हमारे ब्लड में जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है उनमें पाई जाती है, अमीबीय गति की विशेषता। ठीक है, बात करें डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी जो होती है वो उनमें उपस्थित जो कण जो होते हैं उनके जो कोशिका द्रव्य में जो कणकीय पदार्थ है उस आधार पर डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। उनका जो कोशिका द्रव्य होता है डब्ल्यूबीसीज का, उस कोशिका द्रव्य में विशेष प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। ठीक है, उनमें जो कणिकाएं पाई जाती है उनमें खास बात यह है कि वो रंजक ग्रहण कर सकती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है उनमें कणिकाएं है या नहीं जो रंजक युक्त हो, जो जिनको हम रंग कर सकते हैं, अभिरंजन ग्रहण करने वाली जो है ऐसी कणिकाएं पाई जाती है। उस आधार पर ही बांट दिया इन्हें 2 भागों में। पहली जिनमें कणिकाएं पाई जाती है, जो अभिरंजन योग्य कणिकाएं जिनमें पाई जाती है वो उसे कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट यानी कि ग्रेन्यूल वाली साइट, जिनमें ग्रेन्यूल्स है, जिनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं हैं जो अभिरंजित हो सके, उसे कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। और दूसरी होती है ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनके कोशिका द्रव्य में किसी तरह की कोई ग्रेन्यूल्स कणिकाएं नहीं पाई जाती, उनको अभिरंजित नहीं किया जा सकता वो। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ग्रेन्युलोसाइट्स 3 तरह की होती है, 3 तरह की कोशिकाएं इसमें है। पहला है इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इन्हें एसिडोफिल्स भी कह देते हैं, एसिडोफिल्स। दूसरी है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स बेस क्षार से है, क्षारीय अभिरंजन वाली बेसोफिल्स। और तीसरी है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल, जो किसी तरह के कोई अम्लीय क्षारीय दोनों से ही जिसे अभिरंजित किया जा सकते वो। और ग्रेन्युलोसाइट्स तो हमने देखी 3 तरह की, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स भी 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और दूसरा है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि डब्ल्यूबीसी जो है उसमें अभिरंजन युक्त कणिकाएं हैं या नहीं, उस आधार पर 2 प्रकार की हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में हमने 3 तरह की कोशिकाएं देखी, इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स, दूसरा बेसोफिल्स, तीसरा न्यूट्रोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स में भी 2 तरह की कोशिकाएं हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। बात करते हैं सबसे पहले इओसिनोफिल्स, किसकी? इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स को आप एसिडोफिल्स से याद कीजिए, एसिडोफिल्स ऐसी कोशिकाएं जो एसिड यानी कि अम्लीय अभिरंजों से जिसे अभिरंजित किया जा सके, जैसे इओसिन है, इओसिन एक अम्लीय अभिरंजक है। अगर आप इसे अभिरंजित करें इओसिन से तो ये जो है लाल रंग की नजर आएंगी। इओसिन से अभिरंजन के बाद वो जो कणिकाएं हैं वो गहरी हो जाती है। ठीक है, तो इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स कैसा अभिरंजन लेगी? कौन सा? अम्लीय अभिरंजक लेगी। कैसा लेगी? अम्लीय
अभिरंजक। जबकि जो बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स जैसे मिथाइल ब्लू एक बेस क्षारीय अभिरंजक है, ये क्षारीय अभिरंजक लेगी, बेस वाले अभिरंजक लेगी, इसलिए इसे बेसोफिल्स कह रहे हैं। और न्यूट्रोफिल्स तो ऐसे है जो न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि इसको आप अम्लीय अभिरंजक से भी अभिरंजित कर सकते हो या फिर क्षारीय अभिरंजक से भी अभिरंजित कर सकते हो। इसमें दोनों तरह के अभिरंजक यूज किए जा सकते हैं। बात करें इनके जो केंद्रक होते हैं वो बड़े विशेष प्रकार के होते हैं, उनका आकार बड़ा विशेष होता है। सबसे पहले बात करें इयोसिनोफिल्स की, तो इयोसिनोफिल्स का जो केंद्रक होता है वो 2 पालियों युक्त होता है। जैसे ये एक कोशिका है तो इसका केंद्रक इस तरह होता है, 2 पालियों वाला। इसमें कितनी पालियां दिखेगी, 2 पालियां दिखेगी। बेसोफिल्स जो होती है, बेसोफिल्स, उसका केंद्रक जो है वो एस आकार का नजर आता है, कुछ इस तरह का केंद्रक होता है। इसका केंद्रक जो है वो कैसा नजर आता है, एस आकार का नजर आता है। इनके केंद्रकों का आकार बहुत महत्वपूर्ण है और विशिष्ट होता है। इयोसिनोफिल्स में केंद्रक 2 पालियों वाला, बेसोफिल्स में जो है वो एस आकार का, जबकि न्यूट्रोफिल्स में जो केंद्रक होता है उसमें 3 से लेकर 7 पालियां आपको नजर आ सकती है, इस तरह का होता है। इसमें जो ये पालियां नजर आएगी, लोब्स नजर आएगी, वो 3 से लेकर 7 तक हो सकती है। ठीक है, तो ये इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स के केंद्रकों की विशेषता हमने देखी कैसे होते हैं। पहला हमने अभिरंजक देखा, कैसे अभिरंजित होते हैं। दूसरा हमने क्या देखा, उसके केंद्रकों का आकार देखा। तीसरा हम इसके कार्यों की बात कर लेते हैं। जो इयोसिनोफिल्स होते हैं, जो एसिडोफिल्स जो या इयोसिनोफिल्स हैं, ये कार्य करती है संक्रमण से बचाने का। संक्रमण, अगर हमारे अंदर किसी तरह का संक्रमण होता है तो उस सब से बचाने में हमें मदद कौन करेगा, इयोसिनोफिल्स करेंगे। इसके अलावा एक और एग्जाम्स में बार बार ये प्रश्न आ चुका है कि एलर्जी के समय, जब एलर्जी हमारी हो रही है तो उस समय कौन सी जो है बढ़ जाएंगी संख्या में, तो वो होती है इयोसिनोफिल्स। तो ये एलर्जी प्रतिक्रिया में सहायता करती है। कब करती है, एलर्जी रिएक्शन जो होती है उसमें ये महत्वपूर्ण होती है इयोसिनोफिल्स एलर्जी में। ठीक है, ये एलर्जी वाला आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सहायक है, इयोसिनोफिल्स है। फिर बात करते हैं बेसोफिल्स की, तो आपको एक बात और याद रखनी है, इस पूरे ब्लड की कणिकाओं में सबसे कम अगर कोई होती है तो वो होती है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की संख्या मात्र 0.5 से 1% ही होती है उस पूरी कणिकाओं में। देखा जाए तो सबसे कम कौन सी है, बेसोफिल्स है। कौन है, बेसोफिल्स है जो सबसे कम होती है। इसका कार्य क्या है बेसोफिल्स का, तो बेसोफिल्स जो है ये कार्य करती है विशेष प्रकार के पदार्थों का स्रावण का। एक है हिस्टामीन, दूसरा है सीरोटोनिन और तीसरा है हिपेरिन। हिपेरिन एक प्रतिस्कंदक पदार्थ है। आपके ब्लड जो आपका जो रुधिर है वो आपकी नसों में कभी जमता नहीं है, कभी उसका थक्का नहीं बनता। उसका कारण है हिपेरिन। हिपेरिन एक प्रतिस्कंदक पदार्थ है, ये ब्लड को जमने से रोकता है, थक्का बनने से रोकता है जब हमारे बॉडी में ये होता है। इसका सिक्रेशन लीवर द्वारा, यकृत द्वारा भी होता है। ठीक है, तो बेसोफिल्स के क्या कार्य हैं, ये हिस्टामीन का सिक्रेशन करती है, सीरोटोनिन का स्रावण करती है और हिपेरिन का स्रावण करती है। साथ ही साथ जब कभी सूजन की अवस्था होती है या इन्फ्लेमेशन या शोथ जिसे हम कहते हैं, तो शोथ की अवस्था में भी बेसोफिल्स जो है वो कार्य करती है। तो सूजन या इन्फ्लेमेशन, कहीं चोट लग गई, आपका जो वहाँ भाग फूला हुआ हो गया, वहाँ सूजन आ गया, ठीक है, तो शोथ क्रियाओं में कौन सी कोशिकाएं अधिक एक्टिव होती है, तो वो है बेसोफिल्स। यहाँ हमने क्या देखा, एलर्जी में इयोसिनोफिल्स, इन्फ्लेमेशन या सूजन में बेसोफिल्स। बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की तीसरे नंबर पर। तो न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं, इसके साथ एक और बात याद कीजिए, सभी ये जो WBCs में देखें तो सबसे ज़्यादा अगर होती है तो न्यूट्रोफिल्स होती है।
ये पूरे WBC का 60 से 65% हिस्सा बनाती है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर WBC में है तो कौन है? न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स है। कार्य क्या है इनका? कार्य है ये भक्षण करने का कार्य करती है, इसलिए इन्हें भक्षकाणु कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स है कोई बाहर से किसी तरह का कोई अगर एंटीजन आता है, किसी तरह का कोई जीव अगर आपके अंदर प्रवेश करता है तो ये उसे निगल कर उसे नष्ट करने का कार्य करती है, उसका भक्षण करने का कार्य करती है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स के जैसा ही एक और कार्य करती है वो है मोनोसाइट। ये भी भक्षकाणु ही है। ठीक है, मोनोसाइट भी एक तरह का फैगोसाइटिक कोशिका है। हमारे ब्लड में ये भी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। किस तरीके से? बाहर से जो आने वाले पदार्थ होंगे, जो जीवाणु, कीटाणु या एंटीजेंस होंगे, उन्हें निगल कर उनको भक्षण करके नष्ट करने का कार्य न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट करती है। ठीक है, तो ये हमने देखे ग्रेन्युलोसाइट। बात करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स की। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमने देखा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का कार्य हमने क्या देखा? ये भक्षकाणु की तरह कार्य करती है। और क्या विशेषता है मोनोसाइट की? मोनोसाइट इस पूरे ब्लड में सबसे बड़ी अगर कोशिका कोई है तो वो होती है मोनोसाइट। सबसे बड़ी अगर साइज में देखें तो इन पूरे कोशिकाओं में, चाहे WBC हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, चाहे RBC है, उन सब में सबसे बड़ी कौन सी होती है? मोनोसाइट। देखो नाम तो है मोनोसाइट, मोनो यानी कि एक, छोटा, लेकिन वास्तव में है सबसे बड़ा। सबसे बड़ी कोशिका मोनोसाइट। देखो यहाँ 3 बिंदु स्पष्ट आपको याद रखना है। बेसोफिल सबसे कम, न्यूट्रोफिल्स WBC में सबसे ज्यादा, पूरे ब्लड में सबसे ज्यादा RBC, मोनोसाइट सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, मोनोसाइट का जो केंद्रक होता है वो किडनी के आकार का होता है। हमने उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा किडनी कुछ इस आकार की होती है, तो मोनोसाइट का केंद्रक जो होता है वो किडनी शेप होता है, वृक्क के आकार का होता है, वृक्काकार होता है। ठीक है, मोनोसाइट हमने देखी। फिर बात करते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बहुत महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं WBCs में। ये हमारे सैनिक की तरह कार्य करते हैं, रोगों से लड़ने का ये कार्य करते हैं। और लिम्फोसाइट में महत्वपूर्ण लिम्फोसाइट है 2, एक है T लिम्फोसाइट और दूसरी है B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। ये जो T और B वर्ड है, इनके मैचुरेशन कहाँ होता है उस आधार पे है। अगर थाइमस में मैचुरेशन होता है, बनती तो ये सारी कोशिकाएं अस्थि मज्जा में ही है, अस्थि मज्जा में बनकर इनका मैचुरेशन, इनका परिपक्वन थाइमस में होता है, वो T लिम्फोसाइट। ठीक है, और इनका मैचुरेशन अगर कहाँ हो रहा है? बोन मेरो में ही हो रहा है। B से है बोन मेरो में ही अगर इनका परिपक्वन हो रहा है तो वो B लिम्फोसाइट। दोनों का कार्य एक ही है, ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। इसके अलावा आपने एक और वर्ड सुना होगा NK सेल्स। ये भी आप साथ के साथ याद रख लें, नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल, ठीक है, ये भी एक प्रकार की लिम्फोसाइट है। नेचुरल किलर, नेचुरल हेल्पर, तो ये कई प्रकार की होती है, लेकिन मोस्टली आपको याद रखनी है तो T और B लिम्फोसाइट जो प्रतिरक्षा प्रोवाइड करती है, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस तरह हमने WBC की बात की। नेक्स्ट जो तीसरी, जो संगठित पदार्थों में हमने तीसरी प्रकार की जो कोशिका देखी थी वो है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। वो मैं यहाँ बता देता हूँ। प्लेटलेट्स या जो बिंबाणु होते हैं, बिंबाणु या प्लेटलेट्स, या NCERT बुक में लिखा होगा पट्टिकाणु, पट्टिकाणु है ना। तो प्लेटलेट्स जो होती है वो, पहली बात, इसका कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये रक्त का, जो रक्त होता है उसका थक्का बनाने में, स्कंदन बनाने का ये कार्य करती है। रक्त का स्कंदन या थक्का बनाने का कार्य करती है। इसका आकार भी अनियमित होता है, अनियमित आकार की ये कोशिकाएं होती है।
इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, बिंबाणु जो होते हैं वो प्लेटलेट्स जो होते हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनकी संख्या आपको साथ की साथ याद रखनी है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में, ये बात बोलना बहुत जरूरी है। बच्चों में कमी हो सकती है, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक वयस्क में लगभग संतुलन होता है इन चीज़ों का। तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में 1.5 से 3.5 लाख 3.5 लाख प्रति घन mm होती है, घन मिलीमीटर। ठीक है, कितना होता है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में? 1.5 यानी कि 1.5 लाख से 3.5 लाख लगभग ये पाई जाती है। ठीक है, एक जब डेंगू का प्रकोप होता है उस समय आप देखना बहुत सारे घरों में इस तरह यूज होता है कि उसको डेंगू हो गया है, उसकी प्लेटलेट्स जो है डाउन हो गई। यहाँ राजस्थान में तो प्लेटलेट्स भी नहीं बोलते, यहाँ तो प्लेट्स बोलते हैं कि उसके खून में प्लेटें गिर गई, प्लेट डाउन हो गई। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, वो भी क्या करें बेचारे। अब ये प्लेट नहीं होती, प्लेटलेट्स होती है। प्लेट नहीं, प्लेटलेट्स। ठीक है, वो भी प्लेट नहीं है जिसमें आप खाना खा रहे हो, प्लेटलेट्स है। क्या है? प्लेटलेट्स है, ये भी ध्यान रखना। तो डेंगू अगर फीवर होता है तो उस डेंगू के समय प्लेटलेट्स जो है वो गिर जाती है, कमी आ जाती है, उनकी संख्या में कमी आती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। कौन से रोग में जो प्लेटलेट्स, जो बिंबाणु पट्टिकाणु जो होती है उनकी संख्या में कमी आती है? डेंगू में। ठीक है, तो इस तरह आज हमने ब्लड का जितने भी संगठन है, उसके जितने भी भाग है, वो सब हमने डिटेल से पढ़े हैं, सारे एक एक। इन सबको आपको अच्छी तरीके से समझना है, ये आपके जीवन भर काम आने वाले हैं। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इनसे संबंधित कोई प्रश्न नहीं आता हो, चाहे वो नीट की परीक्षा हो या किसी तरह के कंपटीशन, आरपीएससी यूपीएससी के कंपटीशन एग्जाम्स हो, एसएससी हो। अगर आपके कहीं जनरल साइंस भी कहीं आ रही है तो इससे संबंधित प्रश्न जरूर आता है और आता रहेगा। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ। धन्यवाद।